हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक डायमंड। तो काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि एमसीक्यू सीरीज का जैसे आप वीडियो पहले बनाते थे वैसे ही वीडियो आप फिर से वापस से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन सर पे है। तो ठीक है, आप लोगों का डिमांड को देखते हुए मैं एमसीक्यू सीरीज का वीडियो वापस से लेके आऊँ आपके लिए। एसएससीएल का एग्जामिनेशन है, डब्ल्यूसीएल का एग्जामिनेशन है, सीसीएल का एग्जामिनेशन है। तो उन सभी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए ये वीडियो सीरीज अब वापस से स्टार्ट ही हो गया समझिए। तो लगातार अभी वीडियो आते रहेगा। लेकिन अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं मेरे से, तो देखो दो तरह का बैच अभी फिलहाल चल रहा है। एक तो है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ आपको क्या मिलेगा। टीचमेंट ऐप के जरिए आपका क्लास होगा, और जो भी क्लास होगा उसका आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, जिसमें महामैराथन है, बहुत सारा महामैराथन है, मेथड ऑफ वर्किंग से लेकर के सब कुछ है। सपोर्ट है, माइंस एक्ट, माइंस रूल वगैरह सब कुछ है। और स्टडी मटेरियल सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जैसे सीएमआर का पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा ए टू जेड, जो कि बाइलॉ को इंक्लूड करते हुए है, नया पैटर्न के हिसाब से है, क्योंकि बाइलॉ भी आप लोगों का सिलेबस का एक हिस्सा है, इसलिए बाइलॉ को इग्नोर करना अ, खतरनाक हो सकता है। तो इसी तरह से एमटी वॉल्यूम 3 का है, एमटी वॉल्यूम 1 का है, एमटी वॉल्यूम 2 का है। सबका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है। एमटी वॉल्यूम 1, एमटी वॉल्यूम 2, एमटी वॉल्यूम 3, महामैराथन है बहुत सारा, वो अलग अलग टॉपिक का मैं महामैराथन कराता हूँ वीडियो। अगर आप ब्लैक डायमंड चैनल पे देखे होंगे तो हो सकता है 10 से 15% कंटेंट ही आपको मिले, लेकिन क्लासेस में आपको पूरा का पूरा 100% कंटेंट मिल जाएगा। इसमें कुछ पीडीएफ वगैरह भी डाला हुआ है। तो एक्चुअली माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच रूल, पीथेड बाथ रूल, रेस्क्यू रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, महामैराथन के बहुत सारे अलग अलग चैप्टर की वीडियो, जिसमें एक चैप्टर का एक दिन में खत्म किए हैं। फॉर एग्जाम्पल वेंटिलेशन को 5 घंटे पढ़ा एक दिन, और एक दिन 3 घंटे पढ़ा, मतलब 8 घंटा वेंटिलेशन चला। तो समझ सकते हैं कि वेंटिलेशन कितना डीप लेवल तक आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा ही वीडियो लेक्चर को डायरेक्ट आप चाहते हैं एक्सेस लेने के लिए, तो आपके पास दो तरीका है। सबसे पहला तरीका तो है कि आपको 500 रुपये पर मंथ फी लगेगा। आप फी देते रहेंगे और आप क्लास कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टेस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा, है ना। याद रखिएगा, टेस्ट होगा, लाइव क्लास जो मैं कराता हूँ बीच बीच में वो मैं लेता रहूंगा, लेकिन वीडियो लेक्चर वगैरह सब कुछ का एक्सेस आपको मिल जाएगा साथ ही साथ। और एक तरीका है कि एक बार में आप 1200 रुपया पेमेंट कर देंगे, और ये आपका 6 महीना तक के लिए पूरा तरह से फ्री हो जाएगा आपके लिए। तो ये दो तरीका है आपका, जो भी आपको सही लगे। आप चाहे तो क्लासेस के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6200 670 155। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, बाकी के डिटेल मैं वहाँ पे दे दूंगा। ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ बहुत सारे डिटेल। चलिए, अब आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं जूलॉजी के एमसीक्यू के बारे में, जो कि लिया गया है डॉक्टर एनसी दे। डॉक्टर एनसी दे के द्वारा लिया गया है। तो डॉक्टर एनसी दे का जो क्वेश्चन है वो काफी डीप लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो शायद क्वेश्चन आपसे हिले नहीं, बने नहीं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप रट के चले जाते हैं तो 100 में से मात्र 10 क्वेश्चन आपको याद रहेगा, 90 क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। इसीलिए आपको डीप कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन को समझना पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, आज हम लोग जूलॉजी को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एनसी दे साहब का जो किताब है जूलॉजी, है ना, जूलॉजी का जो एमसीक्यू है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोटोडाइकोटोम स्ट्रेंथ नंबर इज यूज्ड टू डिनोट रॉक डेजिग्नेशन, हार्डनेस ऑफ रॉक, रॉक स्पेसिफिक ग्रेविटी, या रॉक का लस्टर। यानी कि प्रोटोडाइकोटोम नंबर जो है इनमें से किसको डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखो ऐसा है, अगर आप हार्डनेस किसी चीज का पता करना चाहते हो तो उसके नापने का दो इंडेक्स है। कौन कौन सा इंडेक्स है? सबसे पहला इंडेक्स जो आपको पता होगा, मोस स्केल ऑफ हार्डनेस। मोर स्केल ऑफ हार्डनेस, जिसमें आपको पता है ना, हार्डनेस 1 to 10 एक नंबर होता है जिसको आप देख के डिसाइड करते हैं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। मोर स्केल ऑफ हार्डनेस क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यानी कि कोई भी कंट्री में हो इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है। दूसरा एक नंबर है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटो डाइकोनॉम नंबर। क्या कहते हैं? प्रोटो डायाकोनॉव कोनॉव नंबर। ये कहाँ पे उपयोग किया जाता है? ये सिर्फ एक कंट्री में उपयोग किया जाता है। कंट्री का नाम है रसिया, यानी कि एक कंट्री है रसिया, सिर्फ वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। बाकी कंट्री की बात करूं तो वहां पे मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस का ही उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। दो हार्डनेस को नापने का इंडिकेशन है, दो यूनिट है। एक तो हो गया मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस, दूसरा हो गया प्रोटोडाइकोनॉम नंबर। मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस में 1 से 10 तक स्केल रहता है। उसी तरह से अगर आप प्रोटोडाइकोनॉम नंबर की बात करें तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और ये 25 तक चलता है। 0 से स्टार्ट होता है
और 25 तक चलता है। 25 इज द हाईएस्ट नंबर। ये एक्चुअली रेंज में होता है 20 से 25। ठीक है, ये आपका हाईएस्ट नंबर होता है। ठीक है, चलिए, तो आपको अगर प्रोटोडाइक्रोम नंबर नहीं पता है तो दो चार चीज का तो आपको पता होना चाहिए सर। जैसे देखो ऐसा है कि अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग लिग्नाइट का, अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग लिग्नाइट का, अगर मैं बात करूँ एंथ्रासाइट का, अगर मैं बात करूँ एंथ्रासाइट का, ठीक है, अगर मैं बात करूँ वीक क्ले सेल का, तो ये सब का होता है प्रोटोटाइप कनॉब नंबर 2। प्रोटोटाइप कनॉब नंबर 2 होता है। ध्यान रखिएगा, हम स्ट्रॉन्ग लिग्नाइट की बात करें, वीक लिग्नाइट की अगर मैं बात करूं तो 2 से कम हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिग्नाइट एंथ्रासाइट वीक क्ले का, इसका प्रोटोटाइप कनॉब नंबर 2 होता है। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा। और सबसे ज्यादा किसका होता है, तो बेसिकली एक होता है स्ट्रॉन्ग क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट, स्ट्रॉन्ग क्वार्टजाइट का 20 से 25 होता है ये रेंज, और यही हाईएस्ट प्रोटोडाइकोनॉम नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया, आइए देखते हैं क्वेश्चन में। तो बोला गया है कि भैया प्रोटोडाइकोनॉम नंबर इनमें से क्या दर्शाता है, तो आपको मैंने बताया हार्डनेस ऑफ रॉक दर्शाता है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो रसिया में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्रेनाइट and a chief constituent of sandstone. Where it occur is broken form. Its hardness is 7. Name the mineral. तो अगर आपको कुछ नहीं पता है कि ये ऊपर वाला लाइन क्या बोल रहा है, आपको सिर्फ मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस याद है, तो आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी 1 मिनट में आपको याद हो जाने वाला है मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिएगा, तालजी का फल अपनी और कूटो। हमने क्या बोला, हमने कहा ताल जी का फल अपनी और कूटो, 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 ताल जी का फल अपनी और कूटो। तो सर ये लाइन तो आपको याद हो गया कि ताल जी का फल अपनी और कूटो। आपने लिखा हिंदी में, अब मैं लिखता हूँ इंग्लिश में। ताल GYG, स्पेलिंग यही लिखना है। का, CA फॉर का, FL फॉर फल, अपनी APNI फॉर अपनी, और QUTO, ये सब मेरा खुद का इजाद किया हुआ है, क्योंकि क्या है कि मेरा थोड़ा सा स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, तो इसके लिए मैं खुद के लिए ये सब बनाया था। बट ये अगर आपका काम आ पाता है तो मैं बहुत लकी हूँ इसके लिए। तो ताल जी का फल अपनी और कूटो, ताल जी का फल अपनी और कूटो, ताल जी का फल अपनी और कूटो। अब हम लोग देखते हैं TAL, टाल, टाल फॉर टाल्क। TAL, टाल का मतलब क्या होता है, टाल का मतलब होता है टाल्क। इसका कितना होता है, नंबर 1 होता है। GY4 होता है जिप्सम, जिप्सम का नंबर 2 होता है। CA4 होता है आपका कैल्साइट, CA4 क्या होता है आपका, कैल्साइट होता है। ठीक है, इसका नंबर होता है 3। कैल्साइट का नंबर कितना होता है, 3 होता है। FL का मतलब होता है फ्लोराइट या फ्लोस्पर, जिसका नंबर होता है 4। AP4 होता है एपेटाइट, जिसका नंबर होता है 5। OR मतलब होता है ऑर्थोक्लेज, जिसका नंबर होता है 6। क्यू को अलग करते हैं और टीओ को अलग करते हैं। क्यूओ को बोले तो क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का होता है 7। टीओ का मतलब होता है टोपाज, टोपाज का होता है 8। और आपको 9 नंबर और 10 नंबर, 10 नंबर तो कोई माइका लाल नहीं होगा माइनिंग का जिसको याद नहीं है, डायमंड, ये तो मान ही नहीं सकते आपको याद नहीं हो। और 9 नंबर याद रखिएगा कोरंडम, कोरंडम डायमंड, कोरंडम डायमंड, कोरंडम डायमंड, कोरंडम डायमंड, ये जनरली दो आपको याद रहता है। तो ये 1 से लेकर के 10 तक का अब आप नहीं भूलेंगे, आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देखिएगा, है ना, तो आपका आराम से याद हो जाने वाला है। ठीक है, तो ताल जी का फल अपनी और कीटो कुटो, ये अगर याद रहेगा तो याद रहेगा। चलिए अब इसमें अगर मैं मोस्ट स्किल ऑफ हार्डनेस बता ही रहा हूँ, तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है सर। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन, कि मेरा पोपट हो गया ऑन है। चलो, इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है सर, आपको याद रखना है कि अगर नाखून से स्क्रैच करना है ना, नौखार दबो, यानी नाखून से नोच देंगे, नाखून से नोच देंगे, नाखून से नोच देंगे। कब नोच पाएंगे सर, जब 2.5 उसका हार्डनेस हो, 2.5 हार्डनेस हो, तो उसको हम लोग नाखून से नोच सकते हैं, नाखून से नोच सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है कि चाकू से नोच, चाकू, चाकू से काट देंगे, चाकू से काट देंगे। कब काट सकते हैं सर चाकू से, जब इसका स्पेस मतलब हार्डनेस 6.5 तक हो, उससे ऊपर हो जाएगा तो चाकू से नहीं काट पाएंगे। तो ये 2 लाइन याद रखेंगे आप, आपका काम हो जाएगा। नाखून से नोच देंगे 2.5, चाकू से काट देंगे 6.5। नाखून से नोच देंगे 2.5,
चाकू से काट देंगे 6.5, नाखून से नोच देंगे 2.5, चाकू से काट देंगे 6.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था सर? हार्डनेस बोला है 7, तो आपको पता चल गया होगा 7 किसका है। स्वाद आपको पता है, क्वार्ट्ज का होता है 7। ठीक है, तो इसी के साथ इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रॉक दैट आर फॉर्म्ड बाई कूलिंग ऑफ मटेरियल, मैग्मा का ठंडा होने से बनता है, जिसको मैग्मा कहते हैं, रिलेटिवली नियर अर्थ सरफेस। भाई साहब ये बताने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखो ऐसा है कि ज्वालामुखी जब निकलता है धरती फाड़ के बाहर, ज्वालामुखी जब धरती फाड़ के बाहर निकलता है, तो जब तक धरती के अंदर में है तब तक उसको बोलते हैं क्या? मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। लेकिन जैसे धरती फाड़ के बाहर आया, उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं लावा। ठीक है, और लावा धरती के बाहर आया। मैग्मा का टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, और जैसे धरती के बाहर आया, धरती के बाहर का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री होगा सर, 35 डिग्री होगा सर, 50 डिग्री होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो 40 डिग्री की तुलना में ये बहुत ज्यादा होने के कारण जैसे ही बाहर आता है बहुत ही जल्दी ठंडा होता है ना, और ठंडा होकर एक चट्टान बना लेता है, कॉन्सोलिडेटेड चट्टान, जिसको कहते हैं इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं, अग्निय चट्टान कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, एक रॉड लीजिए लोहा का, उसको चूल्हा में घुसेड़ दीजिए, थोड़ा देर रखिए, रॉड निकालिएगा तो रॉड हो जाएगा एकदम लाल 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 दिखेगा आपको। उसके बाद वही रॉड को फ्रिज से ठंडा पानी निकालिए, फ्रिज से, ठीक है, और फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर रॉड वाड डुबा दीजिए उसमें, तो क्या आवाज करेगा? चीस चीस पूरा आवाज करेगा, और रॉड बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आवाज करता है, क्योंकि मैग्मा का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, नॉर्मल टेम्परेचर एटमोस्फेयर का 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके तुलना में यही फ्रिज वाला हालत हो जाता है ना, तो बहुत जल्दी ठंडा होता है चीज चीज आवाज करके। तो इसी से बनता है इग्नियस रॉक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा सर? इग्नियस रॉक हो जाएगा, हमने जैसे बताया। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इट इज more or less parallel sided vertical wall of igneous rock formed due to upward intrusion of magma through the fissure crack and colony। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यार यहाँ पे एक टर्म आप समझते हैं, अगर नहीं समझते कोई बात नहीं। देखो एक होता है डाइक, एक होता है सिल्क। एक होता है डाइक, एक होता है सिल्क। ये डाइक क्या है, सिल्क क्या समझते हैं? मान के चलिए कि ऐसा है कि कोई मैग्मा निकलना चाह रहा था बाहर, लेकिन निकला नहीं। तो धरती के बाहर अगर निकल जाता ना, यानी कि सरफेस पे अगर हमको मैग्मा दिखता और वो एक इग्नियस रॉक बनाता, तो ऐसे इग्नियस रॉक को क्या कहते हैं? ऐसे इग्नियस रॉक को कहते हैं एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ऐसे इग्नियस रॉक को कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन वो धरती के नीचे ही कहीं ठंडा हो गया है, तो ऐसे रॉक को कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक ज्यादा चिकना होता है, उसको छू के देखिएगा तो मुलायम लगेगा। लेकिन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एकदम उबड़ खाबड़ होता है, माने उसमें आदमी गिर जाए तो कान कपार फट जाए, ऐसा होता है। तो एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होता है धरती के अंदर होता है, और धरती के अंदर में ही मैग्मा हुआ करता था, जो एक टाइम जाके इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बन गया। वही इंट्रूसिव इग्नियस रॉक अगर वर्टिकली ऐसे लेटा हो, हॉरिजॉन्टली लेटा हो, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं सील। और वही वर्टिकल हो, पूरा पूरी वर्टिकल हो, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं डाइक। तो डाइक माने खड़ा रहेगा, खड़ा आदमी है, और सील माने आदमी है सूत गया है, लेट गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सील। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेंट द इग्नियस रॉक आर क्लासिफाइड एज एसिड रॉक एंड बेसिक रॉक। भाई साहब ऐसा है, बोला गया है एसिड रॉक और बेसिक रॉक आप कौन सा हिसाब से बांटते हैं, कौन सा हिसाब से क्वालिफिकेशन इसका करते हैं। ठीक है, कैसे बांटते हैं? चलिए समझते हैं कैसे बांटते हैं। देखो भाई साहब ऐसा है कि दुनिया में सिलिका, ठीक है, सिलिका, सिलिका के हिसाब से हम एसिड रॉक, बेसिक रॉक, ये सब वाला जो क्वालिफिकेशन है ना, बाटा बाटी वाला काम है, तो हम लोग बेसिकली इसी के हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब एक बार और समझिएगा। देखो जो धरती बना है ना, धरती में 98% चार मेन मिनरल है। ठीक है, चार मेन मिनरल है, जिससे मिलके पूरा धरती का 98% हिस्सा बना है। 98% हिस्सा, हम 1%, 2%, 3% का बात नहीं कर रहे हैं। अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें 90%, अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें 98% हिस्सा सिर्फ 8 मिनरल का है। 4 मिनरल लिख दिया क्या? 8 मिनरल का है। ठीक है, 8 मिनरल का कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिका, अल्युमिनियम, आयरन, इसके बाद हो जाएगा कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, यम 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 हो गया। हाँ,
तो ये हो जाएगा 47%, सिलिका हो जाएगा 28%, एल्युमिनियम हो जाएगा 8%, ये हो जाएगा 5%। इसके बाद ये दोनों 3.5 है और ये आपका 2.5% है, ये भी 2.5% है और मैग्नीशियम हो जाएगा 2.0%। तो याद रखिएगा ये चारों तो याद रहेगा यम, बोलिए मेरे साथ यम 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 यम। अब बोलिए कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। तो जहाँ पे यम यम देखेंगे हम समझ जाएंगे कि धरती को यूज करते हैं। हालांकि इतना डिटेल में पूछता नहीं तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। तो सिलिका के बेसिस पे एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक को बांटा गया है, ठीक है। कैसे बांटा गया समझिएगा। अगर सिलिका लेस देन 45% रहेगा तो ऐसे रॉक को आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्ट्रा बेसिक रॉक। क्या कहते हैं? अल्ट्रा बेसिक रॉक, ठीक है। अल्ट्रा बेसिक रॉक का एग्जांपल क्या है? अल्ट्रा बेसिक रॉक का एग्जांपल है पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट, ठीक है। इसके बाद सिलिका परसेंट अगर 45% से 55% है तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे बेसिक रॉक। क्या बोलेंगे? बेसिक रॉक बोलेंगे, ठीक है। बेसिक रॉक का एग्जांपल है जी, बिल्कुल है बासाल्ट, BASALT, बासाल्ट, ठीक है। अगर 55% से लेकर के 65% के बीच में है सिलिका कंटेंट तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्ट्रा बेसिक हो गया, बेसिक हो गया, इंटरमीडिएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट रॉक बोलेंगे। इंटरमीडिएट का एग्जांपल क्या होगा? इंटरदियो डायोराइट, ठीक है, डायोराइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर 65% से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड रॉक बोलेंगे। क्या कहेंगे? एसिड रॉक कहेंगे, ठीक है। एसिड रॉक का एग्जांपल क्या होगा? एसिड गिरी यानी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ठीक है। अभी बात है कि आपको याद तो रहेगा नहीं, तो याद करने का कोई ट्रिक है? जो बिल्कुल ट्रिक है। देखो ऐसा है, ये जो लिख रहा है ना डाटा, ये तो आपको याद हो गया, ठीक है। जो डाटा लिख रहा है ये आपको याद हो गया होगा। चलिए अभी समझते हैं। एसिड रॉक तो हम ऐसे बोलते हैं एसिड गिरी, एसिड गिरी, एसिड रेन होता है तो एसिड गिरी, एसिड गिर गया किसी के ऊपर में, तो एसिड फॉर एसिड रॉक, गिरी फॉर ग्रेनाइट, गिरी फॉर ग्रेनाइट, गिरी फॉर ग्रेनाइट, एसिड गिरी, एसिड गिरी, एसिड गिरी, एसिड गिरी, एसिड ग्रेनाइट, एसिड ग्रेनाइट, एसिड ग्रेनाइट, एसिड गिरी, एसिड गिरी, ठीक है। दूसरा हो गया इंटर दियो। कोई पूछेगा अरे इंटर दियो इस बार, हम बोलेंगे हाँ यार इंटर तो दियो, इंटर दियो, हाँ दिए। इंटर मतलब इंटरमीडिएट, दियो मतलब डायोराइट, डायोराइट, इंटर मतलब इंटरमीडिएट, दियो मतलब डायोराइट, इंटर दियो, इंटर दियो, चार लाइन तो याद करना है। एसिड गिरी, इंटर दियो, इसके बाद बीबी की वाइन्स, इसके बाद क्या याद करना है? बीबी की वाइन्स, बी फॉर बेसिक, बी फॉर बासाल्ट, बी फॉर बेसिक, बी फॉर बासाल्ट, बीबी बोलते हैं ना, बीबी भुवन बाम, तो इसी तरह से यहाँ बोलेंगे बी फॉर बेसिक, बी फॉर बासाल्ट। और लेस देन 45% रहेगा अल्ट्रा बेसिक, तो कुछ याद कर लिया करो, पेरिडोटाइट। बाकी जो तुक्का लगाना आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट रेस से हमको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए, तो पेरिडोटाइट ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भैया यही है सिलिका कंटेंट के हिसाब से क्वालिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण। चलिए अब आते हैं आगे, आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था कि किसके हिसाब से बांटते हैं, तो अभी इतना इतना बड़ा कहानी पड़ा है, सिलिका कंटेंट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? द प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू सीरीज ऑफ स्टार्टा इज नॉन एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और इट इज चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को एक बार समझते हैं। देखो देखो ऐसा है, मान के चलिए ये एक चट्टान है, ठीक। इस चट्टान के नीचे वो दूसर का चट्टान है, इस चट्टान के नीचे एक दूसर का चट्टान है, ठीक है। तो ये दोनों चट्टान के बीच में एक तो प्लेन ऑफ कांटेक्ट है। क्या है सर? ये दोनों चट्टान के बीच में एक प्लेन ऑफ कांटेक्ट है, प्लेन ऑफ कांटेक्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनकॉन्फर्मिटी, 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 अनकॉन्फर्मिटी। तो अनकॉन्फर्मिटी क्या होता है? दो गो अलग अलग चट्टान के बीच में जो प्लेन होता है उसे हम अनकॉन्फर्मिटी, अनकॉन्फर्मिटी कहते हैं। याद हो गया? चलिए अब अगला समझते हैं, अगला समझते हैं। अब एक टर्म होता है बेडिंग प्लेन। क्या होता है? बेडिंग प्लेन। तो बेडिंग प्लेन को समझने से पहले एक जंक्शन को समझिए सर, जंक्शन को समझिए। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है इधर से को ट्रेन आया, ट्रेन का पटरी, ठीक है, एगो ट्रेन उधर चला गया, एगो ट्रेन इधर चला गया, एगो ट्रेन आपका इधर आ गया, सॉरी, एगो ट्रेन आपका इधर आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये जो बीच वाला पॉइंट है जहां सब जाके मिल हो रहा है, मिल रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे जंक्शन,
उसको क्या बोलेंगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। तो बिल्कुल बेडिंग प्लेन भी ऐसा ही होता है। बेडिंग प्लेन इज द जंक्शन ऑफ अलग अलग स्टार्टा, मतलब अलग अलग टाइप का स्टार्टा जहां आके मीट हो रहा है या बहुत सारा स्टार्टा एक जगह पे पॉइंट पे मिल रहा है, ऐसे प्लेन को आप कहेंगे बेडिंग प्लेन। ऐसे प्लेन को क्या कहेंगे, बेडिंग प्लेन कहेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। लिखा हुआ है इट इज द जंक्शन प्लेन ऑफ वन बेड ऑफ रॉक विथ अनदर इज नॉन एज बेडिंग प्लेन। क्या कहेंगे सर, बेडिंग प्लेन। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने बता दिया अभी आपको, अनकन्फर्मिटी कहता है द प्लेन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सीरीज ऑफ स्टार्टा इज नॉन एज अनकन्फर्मिटी। हम सिंपल भाषा में समझाएं या इंग्लिश में लिख दिया खाली। चलिए आगे आते हैं। इट इज ए कंपाउंड ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 इन वेरियस प्रोपोर्शन। बोला गया है कि भैया ये कंपाउंड है CaCO3 MgCO3, क्या है नहीं बुझा है, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम है आपको समझाने के लिए, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। देखो ऐसा है कि कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों जब मिलता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं डोलामाइट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोलोमाइट कहते हैं। ठीक है, डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट सुन के आपको शायद समझ में नहीं आए क्या है डोलोमाइट, क्या है डोलोमाइट। तो देखो भैया ऐसा है, लाइमस्टोन अगर बल्क में रहेगा ना, लाइमस्टोन अगर बल्क में रहेगा ना, तो उसी को कहते हैं डोलोमाइट। लाइमस्टोन अगर ज्यादा मात्रा, प्रचुर मात्रा में किसी जगह पे है, तो उसी को कहते हैं डायोमाइट, थोड़ा डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट क्या है, लाइमस्टोन का एक प्रकार है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। तो बस यही चीज हुआ को पूछ दिया है थोड़ा अंग्रेजी में। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे तो 3 होता है, हार्डनेस देखेंगे तो 4 होता है। खैर छोड़िए, तो डिटेल में जाना, तो यही चीज को पूछ दिया, थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया है। CoCO3 MgCO3, भाई डरने का क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जो दोनों मिला के डोलोमाइट बनता है। इसको हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं, बल्क लाइमस्टोन। ठीक है, चलो। तो देखिए बेसिकली क्या होता है ना, एनसीडे का जो किताब है, डॉक्टर एनसीडे, उनका जो सोचने का लेवल है बहुत डीप है सर। ठीक है, तो अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। मैं क्लासेस करवाता हूँ जिसमें, तो उसमें जूलॉजी का बेसिक का मैं डिटेल से अभी तक का क्लास करवाया हूँ और ये सब क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ। तो खैर आगे बढ़ते हैं। इफ सैंडस्टोन इज एन ओरिजिनल रॉक, व्हाट इज द मेटामॉर्फिक रॉक? इफ ग्रेनाइट इज द ओरिजिनल रॉक, देन व्हाट इज द मेटामॉर्फिक रॉक? ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ देगा, एगो दूगो रट के जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो ऐसा है, मिनरल होता है एक, ठीक है, मिनरल क्या होता है, जिसमें बहुत सारा छोटा छोटा अलग अलग एलिमेंट एटम को मिलके एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड को हम लोग मिनरल कह सकते हैं। अगर वो यूजफुल है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू है, तो उसको हम लोग मिनरल कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मिनरल है, जैसे सैंड। सैंड क्या है, मिनरल है, आप कह सकते हैं। आप कहेंगे सैंड कैसे मिनरल है, सैंड बिकता है 5,000 रुपया ट्रिप बिकता है। ट्रैक्टर में अभी चल रहा होगा 2500 रुपया रेट, झारखंड का रेट है, दामोदर से ला के बेचता है, तो भाई बिक रहा है ना वो चीज, तो वो मिनरल हो गया। क्ले है, क्ले चीटा माटी बोलते हैं, ये भी मिनरल का कंपाउंड हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सब क्या है, ये मिनरल है। अब मिनरल कभी ओरिजिनल रॉक बनता है, मतलब मिनरल जो सबसे पहले जो चट्टान बनेगा उसे कहते हैं ओरिजिनल रॉक। और यही ओरिजिनल रॉक बाद में मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर उस पर पड़ेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकता है। जैसे सैंड है, सैंड अगर बहुत ज्यादा जमा होगा तो क्या बन जाएगा, सैंडस्टोन बन जाएगा। ठीक है, और यही सैंडस्टोन में जब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पड़ेगा एक लंबे टाइम में, तो ये क्या बन जाएगा, क्वार्टजाइट। क्या बन जाएगा, क्वार्टजाइट बन जाएगा। अब एक क्ले है, क्ले अगर बहुत ज्यादा जमा हो रहा है किसी जगह पे तो सेल बन जाएगा। और यही वाला सेल में जब टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा, यानी अपने आप को रूपांतरित कर लेगा, मेटामॉर्फ कर लेगा, तो उसे हम लोग स्लेट कहेंगे या फिर माइका सिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, माइका सिस्ट कहेंगे। ठीक है, इसका स्पेलिंग शायद यही होगा, माइका सिस्ट। ओके, अब कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा चीज है जिससे बहुत सारा मिनरल ओरिजिनल रॉक बनता है। जैसे लाइम स्टोन बनता है, जैसे मड स्टोन बनता है, जैसे ग्रेनाइट बनता है, जैसे स्लेट बनता है, जैसे बासाल्ट बनता है। तो ये सभी के सभी कैल्शियम कार्बोनेट के एक हिस्से होते हैं जिससे बनते हैं। अब लाइमस्टोन में अगर हम टेम्परेचर प्रेशर देंगे, लाइमस्टोन में अगर टेम्परेचर प्रेशर देंगे तो ये बन जाएगा मार्बल। क्या बन जाएगा, मार्बल। अगर मडस्टोन में देंगे तो खैर ये सब जरूरी नहीं है, एगिटोलाइट बोलते हैं इसको। ग्रेनाइट में देंगे तो हाँ ये जेनेसिस है, जेनेसिस है। ठीक है, जेनिस ऐसे नाम है इसका।
जी GNEISS, जीनिस, जी बिल्कुल। स्लेट है, स्लेट में अगर पड़ेगा तो सिस्ट बन जाएगा, SHIST, सिस्ट बन जाएगा। बासाल्ट में है एम्फीबोलाइट हो जाएगा, एम्फीबोलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, दो चार को याद रखिए, जैसे सैंडस्टोन वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। सैंडस्टोन के बाद बाद आप स्लेट का याद रखिए, लाइमस्टोन का याद रखिए, ग्रेनाइट का याद रखिए, तो ये सब याद रखेंगे तीन चार को तो आपके लिए काफी। खैर आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भाई सब यही है, देखो यहाँ पे पूछा है कि बताओ सैंडस्टोन है तो ओरिजिनल रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगा सैंडस्टोन तो क्या बनेगा। तो हमने अभी जस्ट अभी आपको बताया कि वो क्वार्टजाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आगे, क्वार्टजाइट बन जाएगा सैंडस्टोन वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट ओरिजिनल रॉक है तो बताइएगा मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो जाएगा। तो हमने अभी आपको बताया कि ग्रेनाइट से जीनिसिस बनता है, कन्ने जीनिस देखो यार, ये रहा जीनिसिस बनता है। ठीक है, तो वो चार्ट याद कर लेंगे जो अभी लिखवाएं तो आपका काम हो जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछे आप लिख देंगे। इसके बाद बोला गया है पार्ट ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ रॉक दैट इज एक्सपोज्ड टू द सरफेस इज नॉन एज। बोला गया है, क्या बोला गया है समझा देते हैं आपको। देखिए आपको लग रहा होगा कि 20 क्वेश्चन करवाने में से इतना टाइम ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना तो एग्जाम में जाके आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा मेरी बातों को। एनसीएल के टाइम भी लड़का लोग को बोल रहे थे बहुत सारा, ध्यान नहीं दिया, बाद में दिक्कत हुआ कुछ कुछ को। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो यार मान के चलिए ये आपका सरफेस है, ये क्या है आपका सरफेस। सरफेस को फाड़ के अगर कोई मिनरल बाहर निकल गया ना तो इसको हम लोग बोलेंगे आउट क्रॉप। क्या कहेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे आउट क्रॉप। और यही आउट क्रॉप में कोई मिट्टी का लेयर जम गया है, बहुत दिन से रखा रहा रखा रहा रखा रहा, और इसके ऊपर में क्या हो गया, मिट्टी का लेयर जम गया, तो इसको हम लोग कहेंगे इन क्रॉप। क्या कहेंगे, इन क्रॉप कहेंगे। ठीक है, तो आउट क्रॉप क्या होता है, इन क्रॉप क्या होता है, समझ गए। यही चीज यहाँ पे पूछा है, पार्ट ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ रॉक दैट इज एक्सपोज टू द सरफेस, एक्सपोज है तो उसको हम लोग आउट क्रॉप कहें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्रेस्ट ऑफ फॉल्ट वेयर स्टार्टा आर बेंड अप टू फॉर्म एन आर्क इज कॉल्ड। देखो यार, जो फोल्ड होता है, ठीक है, फोल्ड क्या होता है सर, फोल्ड होता है जिसमें ऐसे 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 ड्यू टू लैटरल प्रेशर स्ट्रक्चर ऐसा बना लेता है, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण टेक्टोनिक प्लेट दबता है, लेटरल कंप्रेशन होता है उसके कारण से ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसमें जो क्रेस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंटिक लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, एंटिक लाइन बोलते हैं। और जो नीचे वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंक लाइन बोलते हैं। इसको बोलेंगे टो और ऊपर वाले को बोलेंगे क्रेस्ट। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्या पूछा, क्वेश्चन पे पूछा हुआ द क्रेस्ट ऑफ द फोल्ड। क्रेस्ट किसको कहते हैं, तो क्रेस्ट कहते हैं एंटिक लाइन को, हमने अभी बताया आपको। क्रेस्ट किसको कहते हैं, एंटिक लाइन को कहते हैं। सिंक लाइन के बारे में हमने आपको बता दिया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इट इज एन इरेगुलरली वेयर द बेड थिन्स आउट जनरली ड्यू टू इरोजन बाय रिवर्स और स्टीम, दिस इज नॉन एज वॉश आउट कहेंगे सर। क्या होता है वॉश आउट, समझा देते हैं आपको। देखो ऐसा है, मान के चलिए कोई मिनरल है, ठीक, कोई मिनरल है, वो मिनरल लबालब भरा हुआ है, मिनरल पूरा भरा हुआ है। अब उसके अगल बगल से कोई नदी बहता है जिसका हाई प्रेशर से उस पर पड़ रहा है, तो उस प्रेशर के कारण ऊपर का कुछ मिनरल होगा जो धुल के निकल जाएगा, वहां से धुल के निकल जाएगा और गड्ढा हो जाएगा। बाद में अगर मिनरल को आप देखेंगे तो मिनरल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो गड्ढा हो गया है, ये जो गड्ढा हो गया है, इस गड्ढे को आप क्या बोलेंगे, वॉश आउट बोलेंगे, वॉश आउट। वॉश का मतलब धोना, आउट का मतलब बाहर निकालना, यानी मिनरल को धो के बाहर निकाल दिया उस चीज का, और वहां पर बालू वालू भर गया, सेट वगैरह भर गया है या खोखला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉश आउट कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना पे थे, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था, चलिए 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्ट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्ड बेड इज कॉल्ड। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर बेड का हम लोग क्या कहेंगे, तो थ्रो ऑफ द फॉल्ट कहेंगे। थ्रो ऑफ द फॉल्ट क्या होता है, इसको समझा देते हैं फटाक से। देखो ऐसा है कि मान के चलिए कि कोई कोल सिम है, ठीक है, ये कोल सिम था, ये कोल सिम बीच में से ऐसे टूट गया और टूटने के बाद एक दूसरे के ऊपर और नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जितना दूर ऊपर नीचे है, मान लीजिए 10 मीटर ऊपर नीचे है, तो 10 मीटर क्या हो जाएगा, थ्रो ऑफ द फॉल्ट हो जाएगा, थ्रो ऑफ द फॉल्ट हो जाएगा, यानी फॉल्ट का थ्रो, फॉल्ट के द्वारा फेंका गया हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रो ऑफ द फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, थ्रो ऑफ द फॉल्ट कहते हैं इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है, 15 में कह रहा है कि फॉल्ट दैट रन एट सम एंगल बिटवीन डीप एंड स्ट्राइक इज नॉन एज, क्या होता है वो, ऑब्लिक फॉल्ट होता है। ऑब्लिक फॉल्ट क्या होता है, डीप और स्ट्राइक के बीच में कुछ एंगल अगर बना रहा है,
डीप है, स्ट्राइक है, इसके बीच में कोई एंगल बना रहा है, फॉल्ट अगर बीच में कहीं है, ठीक है। डीप और स्ट्राइक एक दूसरे का 90 डिग्री होना चाहिए अगर ट्रू डीप की मैं बात करूं, और अगर अपेरेंट डीप या कोई दूसरा डीप की बात करूं तो 90 डिग्री से कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डीप एंड स्ट्राइक, ट्रू डीप, ट्रू डीप और स्ट्राइक के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। चलिए, तो वही बोल रहा है कि दोनों के बीच में अगर कोई आपका बन रहा है, फॉल्ट बन रहा है, तो उसे हम लोग ऑब्लिक फॉल्ट कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, ऑब्लिक फॉल्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू थ्योरीज आर नॉन टू एक्सप्लेन द हैवी accumulation ऑफ वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर दैट फॉर्म्ड कोल सी, मतलब कुल मिलाकर के बोला गया है कि जो पेड़ पौधे थे जमा हुए, जमा होने के बाद धीरे धीरे वो कोयला बन गए, तो वो कोयला बनने का थ्योरी कौन बताता है, तो एक तो बता दिया ड्रिप थ्योरी, दूसरा कौन सा थ्योरी बताता है, तो इंसिटू थ्योरी। इंसिटू थ्योरी उसी जगह पे ठहरा हुआ है, यानी कि जिस जगह पे पेड़ पौधा था उसी जगह पे जमीन में गिरा नीचे, दब के वो पेड़ पौधा कोल कोल बन गया, तो इंसिटू कहेंगे। और ड्रिफ्ट मतलब नदी के कारण या हवा के कारण एक जगह से दूसरे जगह चला गया वेजिटेशन मैटर, और दूसरा जगह जाकर कोयला बना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग ड्रिफ्ट थ्योरी कहेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, द जूलॉजिकल एज ऑफ गोंडवाना रॉक इज बिलीव्ड टू ड्यूरिंग, ये इंपॉर्टेंट मारिएगा क्योंकि ये यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और एक आध और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा अटपटा है लेकिन ये आप रट लेंगे तो काम चल जाएगा। कार्बोनिफेरस टू जुरासियस, कार्बोनिफेरस टू जुरासिक एज जो था उसमें गोंडवाना पीरियड का कोल माना जाता है, मतलब गोंडवाना पीरियड में जितना भी कोल बना है, मान के चलिए बिटुमिनस कोल या एंथ्रासाइट कोल जो बना है वो गोंडवाना पीरियड में बना है। पर्मियन कोल में जनरली लिग्नाइट वाला कोयला बना है, तो गोंडवाना कोल माना जाता है कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासियस, जुरासिक एज तक। जुरासिक मतलब जब डायनासोर का समाप्ति हुआ था, ठीक है। पहले हुआ था ट्राइसिक, ट्राइसिक में जो है डायनासोर पैदा हुआ था, और जुरासिक में डायनासोर मर गया था, निपट गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला गया है डल फ्राइबल अपीयरेंस दैट सॉइल द फिंगर एंड मोस्ट इम्प्योर बेड इज कॉल्ड एज क्लेरेन, फ्यूजेट, ड्यूरेन, बिट्रेन। चलो इसको भी समझा देते हैं, इसको भी समझा देते हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, 20-32 मिनट। हम समझाने जाते हैं थोड़ा समय हो जाता है, इसीलिए लंबा हो जाता है वीडियो, बट कोई बात नहीं, आप पेशेंस से देखेंगे ना तो आपका काम ही आएगा, ठीक। देखो भैया ऐसा है, क्लेरेन, विट्रेन, ड्यूरेन, फ्यूजन, विट्रेन से स्टार्ट होता है, विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन, फ्यूजन। क्या होता है, विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन, फ्यूजन। पहले ये चार लिखिएगा। देखो ये बैंडेड कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल होता है, यानी कि कोयला में इम्प्योरिटी के रूप में ये चारों मिल सकता है, ठीक है। जिसमें बेट्रेन और क्लेरिन को अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे होते हैं ब्राइट बैंड। क्या होते हैं, ब्राइट बैंड होते हैं, यानी कि ये चमकता है सर, दूर से देखेंगे तो चमकेगा। जो विट्रेन है, ये विट्रेन कैसा चमकेगा, पियरली लस्टर, यानी कि मोती जैसा चमकेगा, आपको दूर से लगेगा जैसे नागमणि है, लेकिन सामने जाके देखिएगा टॉर्च मार के तो आप देखेंगे अरे यार तो व्हाइट कलर का कोई स्टिक है, दूर तक चमक रहा है, तो मोती जैसा दिखाई देगा, कोयला के बीच में आपको दिखाई देगा मोती जैसा, इतना इतना मोती लगेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं बिट्रेन। ये जनरली हाई क्वालिटी कोल में पाया जाता है, ये दोनों जो है वो एंथ्रासाइट टाइप का कोयला में पाया जाता है, हाई क्वालिटी का कोयला में पाया जाता है, ठीक है। क्लेरेन क्या होता है, क्लेरेन आप देखेंगे तो ट्यूबलाइट जैसा, ट्यूबलाइट अगर बहुत कम वोल्टेज पे चले तो जैसा लाइट करता है बिल्कुल ऐसा ही क्लेरेन आपको दिखाई देगा। और ब्रेट्रेन और क्लेरेन दोनों हाई क्वालिटी कोल जैसे कि एंथ्रासाइट वाले कोयले में पाया जाता है। इसके बाद एक होता है ड्यूरेन और फ्यूजन। ड्यूरेन और फ्यूजन क्या होता है, ड्यूरेन भी होता है डल अपीयरेंस का, फ्यूजन भी होता है डल अपीयरेंस का। ये होता है सॉलिड यानी कि चट्टान के रूप में होता है, और फ्यूजन जो है वो सॉइल्स द फिंगर। सॉइल्स द फिंगर का मतलब क्या होता है समझते हैं। मान के चलिए ऐसा है, आप जमीन को टच किए, जमीन को यानी खुला जमीन मिट्टी को टच किए, टच करने के बाद आपका हाथ में मिट्टी लग गया, आप उसको झाड़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सॉइल्स द फिंगर। यानी कि जो फ्यूजन होता है इसको अगर हाथ से आप टच कीजिएगा तो जैसे कोयला टच करने से हाथ तो गंदा हो जाता है, उसी तरह से ये गंदा हो जाएगा, सॉइल्स द फिंगर। लेकिन ड्यूरेन को अगर आप टच कीजिएगा तो ये सॉलिड होता है, चट्टान टाइप का, इसलिए आपका सॉइल्स द फिंगर नहीं होगा। तो फ्यूजन डल डल क्वालिटी का होता है, यू डल क्वालिटी का होता है, ये घटिया क्वालिटी का कोयला में पाया जाता है, यानी बिटुमिनस, बिटुमिनस एंड लोअर ग्रेड वाला जो कोल होता है उसमें पाया जाता है ड्यूरेन एंड फ्यूजन। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक बोला गया है कि एज पर द साइज ग्रेडेशन ऑफ कोल द साइज ऑफ रूबल कोल इज, रूबल कोल का साइज क्या होता है भाई सब समझते हैं। देखो ऐसा है, साइज के हिसाब से हम लोग चार कैटेगरी में रखते हैं इसको, ठीक है। एक होता है स्लैग कोल, स्लैग कोल। एक होता है आपका रूबल कोल, रूबल कोल। एक होता है रूब कोल भी बोलते हैं इसको। एक होता है स्टीम कोल, स्टीम कोल। और एक होता है आर ओ एम,
अनस्क्रीन्ड कोल। देखो सबसे पहले 0 से लेकर के 25 साइज का जो कोल होता है उसको हम लोग स्लैग कोल में रखते हैं। रूबल कोल में क्या होता है, 25 से लेकर के 50 साइज का जो कोल होता है उसे हम रूबल कोल में रखते हैं। और 50 से प्लस वाला, 50 से 200 और उसके प्लस वाला जितना भी होता है ये सभी को हम लोग स्टीम कोल पे रखते हैं। और आरएम का क्या मतलब होता है, अनस्क्रीन्ड कोल, यानी कि अलग अलग साइज का अगर कोयला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, पतला है, ऐसा टाइप का कोयला है तो उसको हम लोग आरओएम में रखते हैं, यानी रन ऑफ माइन में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ओके, यहाँ पे साइज ऑफ कोल बोला गया है, रूबल कोल के बारे में पूछा है। तो रूबल कोल के बारे में हमने बताया 25 से 50। 25 से 50 कहाँ है भैया, 25 से 50 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि ऐसा ही एमसीक्यू से इसका वीडियो आता रहेगा। डॉक्टर एनसी दे का किताब आप जरूर बनाइएगा मेरे भाई। देखो ऐसा है, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, अगर आप देखिए, थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, बट दिल की बात और ओरिजिनल बात कहना चाहूंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि एमसीक्यू का किताब हम पढ़ लेंगे और उससे मेरा क्वेश्चन भिड़ जाएगा, तो ये गलत है भाई। दो चार क्वेश्चन जरूर भिड़ जाएगा, लेकिन आपका भिड़ेगा तो सिर्फ कॉन्सेप्ट भिड़ेगा, क्वेश्चन हूबहू कभी नहीं भिड़ेगा। क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर एनसी दे साहब है, और भी मार्केट में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का किताब है, जैसे एनके दास साहब का किताब है, और भी बहुत सारा मार्केट में किताब है। तो देखो यार, कोई भी ऑब्जेक्टिव का किताब तुम पढ़ के सोचोगे कि एकदम हूबहू क्वेश्चन भिड़ जाए, तो नहीं। ऑब्जेक्टिव का किताब होता है कि आपने कोई थ्योरी पढ़ा, उसके बाद उस थ्योरी को रिवीजन करने के लिए आपने ऑब्जेक्टिव का किताब उठाया और उसमें क्वेश्चन बनाया। उससे क्या है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, और उससे आपका एक बार रिवीजन हो गया। तो ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। एक बार अगर रिवीजन हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो अगर क्वेश्चन घुमा के भी देगा ना, आप अगर थोड़ा सा तुक्का भी मारेंगे, आपको लगेगा कि आप तुक्का मार रहे हैं, बट एक्चुअल में आप अपने कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं और वो आपका सही होगा। ठीक है, ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। पैटर्न पहले भी बदलता था, अभी भी बदल रहा है और आने वाले टाइम में भी बदलेगा। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं फिर से नंबर लिख दे रहा हूँ, 6200 670 155। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 500 रुपये पर मंथ देखिए पढ़ते रहिएगा, है ना, वीडियो लेक्चर वगैरह सब कुछ उसमें आपको ऐसे ही मिलेगा, या तो 1200 रुपये वन टाइम दीजिए, 6 महीना निश्चिंत रहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय।